तो चलिए न्यूज ब्लास्ट में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को अपने पाले में समेट लेंगे आजाद। किस तरह से, क्योंकि आजाद के घर बैठे थे जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेता सलीम निजामी। जम्मू कश्मीर के कई नेता गुलाम नबी आजाद के साथ में हैं, उनके संपर्क में हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं गुलाम नबी आजाद। लिहाजा एक अच्छी पकड़ जम्मू कश्मीर पर उनकी है। आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर नेता कांग्रेस की जिस तरह से कमी वहां पर बताई जा रही है और जम्मू कश्मीर का जो फोकस है उस पर फोकस करते हुए, उसके ध्येय पर फोकस करते हुए राष्ट्रीय पार्टी आजाद बनाने वाले हैं। इससे पहले जम्मू एवं कश्मीर में चुनाव लड़ेगी आजाद की पार्टी भी कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने इसके संकेत दिए। अपने निवास पर पहुंचे समर्थकों से बात कर रहे थे आजाद और इस चीज का संकेत उन्होंने दिया, क्योंकि देखिए जब से इस्तीफा दिया है 5 पन्नों का इस्तीफा और ये बड़ा पत्र जिसमें तमाम वो सारे मुद्दे, वो सारी बातें इन्होंने लिखी जो कि इनके इस्तीफे का कारण बनी। लेकिन साथ ही साथ ये साफ कर देना कि किसी अन्य दल को ज्वाइन नहीं करेंगे, किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे, बल्कि जम्मू कश्मीर में अपनी एक खुद पार्टी बनाएंगे। तो एक के बाद एक कांग्रेस को फिर लगा है बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर के बाद तेलंगाना में कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा। आजाद के बाद G23 के एक और मेंबर ने हाथ का साथ छोड़ दिया। तेलंगाना के कद्दावर नेता और पूर्व एमए खान ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। खान ने इस्तीफा देते हुए कांग्रेस की बर्बादी के लिए राहुल को जिम्मेदार ठहराया। 2008 से लेकर 2020 तक राज्यसभा सांसद रह चुके हैं एमए खान और एमए खान ने सोनिया को लिखे इस्तीफे में कहा, कांग्रेस देश की जनता को समझाने में नाकाम रही है, समझा नहीं पा रही है कांग्रेस देश की जनता को और ये बेहतर बदलाव नहीं है। अगर पार्टी बदलाव कर रही है और देश को आगे ले जाना चाहती है, जब तक आप सक्रिय थे तब तक पार्टी में सीनियर नेताओं से सुझाव लिया जाता था। ये उनका कहना था। इस पत्र में सोनिया गांधी के लिए जो पत्र उन्होंने सोनिया गांधी को एड्रेस करते हुए लिखा कि जब तक सोनिया गांधी इस पार्टी के लिए सक्रिय थी, एक्टिव थी, तब तक पार्टी में सीनियर नेताओं से सुझाव लिया जाता था, उनकी बातों को सुना जाता था। लेकिन अब ये प्रक्रिया खत्म हो गई, यानी कि सीधे तौर पर एक बार फिर से राहुल गांधी पर ये दूसरे बड़े नेता है कांग्रेस की जिन्होंने अब इस्तीफा दिया है। राहुल गांधी को वजह बताते हुए कांग्रेस पार्टी में 40 साल की इस यात्रा को मैं अब समाप्त कर रहा हूं। तो ये दूसरा झटका लगातार इन बीते 3 दिनों में कांग्रेस के लिए तेलंगाना से भी सामने आया। गुजरात में किस तरह से कांग्रेस का रास्ता रोकेगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि गुजरात में बीजेपी का विकल्प बनना चाहती है। आप एक सर्वे के मुताबिक सौराष्ट्र में तीसरे स्थान पर कांग्रेस है। धीरे धीरे अपनी मजबूत जगह आम आदमी पार्टी बना रही है। ये एक और राज्य जहां धीरे धीरे अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी जुटी है। भले ही यहाँ पर बात नेताओं के पहुंचने की करे, कार्यक्रमों की करे, जिसे संबोधित लगातार आम आदमी पार्टी के चेहरे कर रहे हैं। कांग्रेस को यह ट्रेंड एमपी और राजस्थान में भी शुरू होने की चिंता है, क्योंकि चुनाव वहां पर भी है। कांग्रेस को यह डर सता रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो पकड़ मजबूत गुजरात के विधानसभा चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने की है, संगठन ने की है, कहीं ऐसा ही ट्रेंड मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ना शुरू हो जाए, क्योंकि चुनाव वहां पर भी दिसंबर में चुनाव है। और राहुल गांधी की अगर बात करें तो अब तक एक बार भी गुजरात वो नहीं पहुंच रही। इन चुनावों के सिलसिले में गुजरात कांग्रेस के एक नेता ने राहुल गांधी को इस बारे में याद भी दिलाया कि 2017 में गुजरात की जनता से राहुल गांधी ने एक वादा किया था। राहुल ने किया था हर 2 महीने गुजरात आने का वायदा, लेकिन वायदे को कई साल बीत चुके हैं। राहुल गांधी अब तक वहां नहीं पहुंचे और इसी बीच जो अन्य संगठन है, अन्य दल है, वो विधानसभा चुनावों को देखते हुए अपनी जमीन तलाशने की कोशिश, साथ ही साथ मजबूती भी इस क्रम में उन्हें मिल रही है। और चलिए अब बात कर लेते हैं जब नितिन गडकरी को मिला कांग्रेस से ऑफर। बात गडकरी की छात्र राजनीति के दौरान की है। छात्र राजनीति के दौर को याद करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि जब कांग्रेस नेता श्रीकांत जिचकर ने उन्हें ऑफर दिया था, बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर उन्हें दिया था, लेकिन मैंने श्रीकांत से कहा कि मैं कुएं में कूदकर मर जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे कांग्रेस की विचारधारा पसंद नहीं है। गडकरी ने नागपुर में उद्यमियों की बैठक के दौरान ये मन की बात कही। तो बीजेपी की नजर बीएमसी पर। ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। 5 सितंबर को गृहमंत्री अमित शाह मुंबई पहुंचने वाले हैं। लालबाग के राजा का आशीर्वाद अमित शाह लेंगे। शिंदे फडणवीस सरकार बनने के बाद पहली बार गृहमंत्री अमित शाह मुंबई पहुंच रहे हैं, लिहाजा ये एक खास कार्यक्रम भी रहेगा। सीएम शिंदे, फडणवीस और आशीष शेलार के घर पर भी शाह पहुंचेंगे। बीएमसी चुनाव जीतने की रणनीति तय करने को लेकर ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 15 और 16 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे और साल के आखिर में बीएमसी चुनाव की संभावनाएं जाहिर की जा रही है। बीएमसी चुनाव बीजेपी को महाराष्ट्र में खुद को साबित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
ठीक 2 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे चंद्रबाबू नायडू और उसी दिन बेटे नारा लोकेश ने अमित शाह से मुलाकात की थी। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी से तालमेल करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और अगर इस मुलाकात को उस लिहाज से भी देखा जाए तो उसमें कोई गुरेज नहीं है कि एक महत्वपूर्ण मुलाकात ही रही। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के साथ बीजेपी के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे और बीजेपी से तालमेल कर एनडीए में शामिल हो सकती है तेलुगु देशम, यानी कि अगर एनडीए के साथ में ये तालमेल बैठ जाता है, भारतीय जनता पार्टी से तालमेल अगर बैठ जाता है तो तेलुगु देशम उसमें शामिल हो सकती है, क्योंकि बात अगर मुख्यमंत्री के साथ उनके रिश्तों की करें तो फिलहाल वो कुछ ठीक नहीं चल रही। भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश बने उदय उमेश ललित सीधे सुप्रीम कोर्ट जज बनने वाले देश के दूसरे वकील हैं। ललित सीधे सुप्रीम कोर्ट जज बनने वाले पहले वकील थे। एसएमसीपी यूरो ललित के मुवक्किलों में बड़े बड़े नाम शामिल हैं। सलमान खान, अमरिंदर सिंह, मायावती के वकील भी रह चुके हैं ललित। गणेश जी के भक्त हैं, सूफी संतों की दरगाहों में उनकी आस्था है। हर साल नागपुर में बाबा की दरगाह पर यूरो ललित जाते हैं। 74 दिन का उनका कार्यकाल रहेगा। उम्मीद देश यही कर रहा है कि निष्पक्ष तौर पर जिस वकालत के लिए वो जाने जाते हैं, देश के ख्यातनाम वकीलों में हमेशा से उनकी गलती रही है। इस सर्वश्रेष्ठ पद पर पहुंचकर भी अपने पद का निर्वहन इसी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। तो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव जिस पर लगातार बातें हो रही है, मंथन उस पर किया जा रहा है, लेकिन सीडब्ल्यूसी की मुहर अब इस पर लग गई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। 17 अक्टूबर को होगा कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव। 19 अक्टूबर को मतगणना के साथ नए अध्यक्ष का ऐलान होगा। 24 से 23 सितंबर तक दाखिल होंगे नामांकन और 8 अक्टूबर तक वापस हो सकेगी नामांकन की जो वापसी है वो हो पाएगी। 8 से 16 अक्टूबर तक 10 दिन तक ये कैंपेन चलेगा। दिल्ली में करीब आधा घंटे चली सीडब्ल्यूसी की वर्चुअल मीटिंग। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत सीएम गहलोत भी इसमें शामिल हुए। अब जब इस पर सहमति बन गई है और लगातार देखिए तमाम दिग्गज इस पर रणनीति पर फैसला करे हैं, क्योंकि एक के बाद एक जो झटके कांग्रेस को लग रहे हैं, दिग्गज चेहरों के छोड़कर कांग्रेस का साथ जाने के उसको लेकर भी एक एनालिसिस होगा, उसके साथ मंथन की प्रक्रिया भी। लेकिन सभी कुछ संभव है जब एक नेतृत्व और एक चेहरा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस के पास हो, जिसको अब सीडब्ल्यूसी की मुहर मिल गई है। लंपी स्किन डिजीज को लेकर गहलोत सरकार गंभीर। मुख्यमंत्री गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। प्रदेश भर में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से संवाद किया। कहा लंपी बीमारी का प्रभाव घट रहा है, सभी को साथ लेकर इस बीमारी का इलाज करना है। ये बीमारी लोगों में नहीं फैलती, इससे डरने की जरूरत नहीं है। बीमारी की रोकथाम को लेकर आयुर्वेद विभाग लोगों तक पहुंचाए जानकारी। हम कोशिश करेंगे कि किस तरह लोगों को राहत पहुंचाएं। लंपी बीमारी और बाढ़ का मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सभी के लिए सोचने वाला विषय है, क्योंकि जान यहाँ पर मवेशियों की जा रही है। इस बीमारी की वजह से गौवंश की जा रही है, तो किसी राजनीति का शिकार ये मुद्दा नहीं होना चाहिए और ना ही बाढ़ का मुद्दा, क्योंकि प्रदेश की जनता की एक आबादी जो है वो इस बाढ़ से तेज अतिवृष्टि से त्रस्त है। सभी मिलकर काम करें। 70 साल के बाद इतनी बारिश हुई लेकिन जनहानि नहीं हुई, ये भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। प्रशासन, सेना और एसडीआरएफ ने बहुत अच्छा काम किया सेवाओं को बनाए रखने के लिए। लंपी बीमारी की कोई दवा भी फिक्स नहीं है, वैक्सीन का भी पता नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक तरीके से इसके उपचार के बारे में दिशा निर्देश दिए गए। गौ माता की सेवा में पैसों की कमी नहीं आने देंगे। कटारिया जी और पूनिया जी भारत सरकार को मैसेज कीजिए। साथ ही लंपी स्किन डिजीज की जो बीमारी है उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज इस मीटिंग के दौरान की। तो लंपी स्किन डिजीज को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संवाद। सीएम गहलोत ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से संवाद किया। गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा राजस्थान में स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व में गौवंश को बचाने में सरकार जुटी है। 8 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया था, 6 लाख वैक्सीन अब तक मिल गई है। 4 लाख इंजेक्शन अब तक गौवंशों को लग भी गए हैं। 1 दर्जन से अधिक राज्यों में बीमारी फैल गई है। सरकार ने कोविड में लाखों लोगों के जीवन को बचाने का काम किया और ठीक उसी तरह हमने इस बीमारी में गौवंश को बचाने के लिए प्रयास किए हैं। प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। साथ ही कहा कि मेरे राजनीतिक गुरु मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशन में एक कमेटी बनी। गौशालाओं में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है और इस चीज का एक बार फिर से जिक्र उन्होंने किया कि प्रदेश सरकार इस लंपी स्किन बीमारी के प्रबंधन को लेकर लगातार कार्य कर रही है। गौवंशों में ना फैले और उसी के एक परिणाम के तौर पर यह है कि जो मृत्यु दर है 10% तक हो सकती है, वो प्रदेश में काफी कम है। हालांकि कोशिश यही की जाएगी कि मवेशियों में संक्रमण अब धीरे धीरे जो फैल रहा है वो कम हो जाए और एक बारगी के लिए जिस तरह से कोविड के समय मैनेजमेंट किया गया, इस बीमारी से भी उन गौवंशों को बचा लिया जाए।
तो लंपी स्किन डिजीज प्रबंधन को लेकर सरकार की सराहना भी की। मुख्यमंत्री गहलोत ने वीसी के जरिए बैठक ली, जिसमें उन्होंने तारीफ भी की। प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया ने लंपी प्रबंधन की सराहना की। कहा राज्य सरकार इसमें अच्छा काम कर रही है और एक तरीके का ये सद्भाव यहां पर नजर आया जब नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने लंपी प्रबंधन की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक जो प्रबंधन इसके लिए किया है वो अच्छा है। जिला कलेक्टर का ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से संवाद भी जरूरी है। लंपी प्रभावित गौवंश के आइसोलेशन के भी प्रयास करने होंगे। यानी कि सराहना तो की ही, लेकिन कुछ सुझाव और अपने और से सजेशंस भी दिए गए, क्योंकि सजेशंस यहां पर आमंत्रित किए गए थे। जन जागरूकता के लिए प्रयास करने की जरूरत भी उन्होंने जाहिर की। इसके बाद में उन्होंने कहा कि मरने के बाद पशु को दफनाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि जो इससे ग्रसित हो गए हैं, जिन गौवंशों की मौत हो गई है, उनके मरने के बाद उन्हें दफनाने के लिए भी प्रॉपर व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि मृतक दुधारू पशुओं के पशु पालकों को भी राहत मिलनी चाहिए। जिन दुधारू गायों की इससे मौत हो गई या फिर जो गौवंश उससे मारे गए, वो जिन लोगों के पास में थे, जो मवेशी जिन लोगों की आबादी का स्रोत ये होता है गौवंशों का पालन और दूध बेचना, उन्हें भी इसके बाद में राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि यकायक जो एक आपदा के तौर पर उन पर ये बीमारी आई है, उनका भी नुकसान, उनका भी ख्याल सरकार को रखना चाहिए। अपने और से सजेशंस में उन्होंने कहा। खेलों में राजस्थान के बढ़ते कदम। देश में पहली बार ग्रामीणों के लिए खेलों का महाकुंभ आयोजित होगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कल से 5 अक्टूबर तक प्रदेश भर में आयोजन होंगे। कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो और हॉकी के मैचेस, सभी आयु वर्ग के करीब 30 लाख लोग इसमें हिस्सा लेंगे। ग्रामीण ओलंपिक इसका नाम रखा गया है। कोई आयु सीमा नहीं है, कोई यहाँ पर इसका क्राइटेरिया नहीं रखा गया जिसके लिए कुछ अलग से तैयारी करनी पड़ी। अगर आप खेलों में रुचि रखते हैं और आपकी जो मानसिकता स्पोर्ट्समैनशिप वाली है, तो यकीनन आपको आपकी रुचि वाले खेलों में हिस्सा लेना चाहिए। ग्रामीण ओलंपिक खेल को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की संकल्पना की बात कर लेते हैं, तो लगातार संकल्पना को उन्होंने दोहराया है। कहा है बार बार कि राजस्थान में ग्रामीण खेलों के पहले महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। राजस्थान सरकार आधारभूत ढांचे को तो मजबूत कर ही रही है, साथ ही ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहन देकर एक नई खेल नीति और नई संस्कृति को जन्म दे रही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विजेता खिलाड़ियों को राजकीय सेवाओं में नियुक्ति देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार प्रतिबद्धता के साथ खेलों के विकास के लिए पैसे ले रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान शीघ्र खेलों में देश में अग्रणी स्थान पर होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जाने वाले हैं जोधपुर के दौरे पर और आज से 4 दिवसीय जोधपुर के प्रवास पर सीएम अशोक गहलोत रहेंगे। आज से आगामी 31 अगस्त तक जोधपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। आज शाम 7 बजे जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के लिए निकलेंगे और आज रात जोधपुर सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री गहलोत करने वाले हैं। कल लूणी पंचायत समिति के ग्रामपाल में शिरकत वो करेंगे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ वहां पर होगा और उसके बाद शाम 4 बजे मसूरिया स्थित बाबा रामदेव जी के मेले का शुभारंभ करेंगे, जिसका इंतजार लाखों श्रद्धालु कर रहे हैं। शाम 5 बजे श्री सुमेर शिक्षण संस्थान स्थापना के समारोह में हिस्सा लेंगे और 30 अगस्त को कैलाश सांखला स्मृति वन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राज्य स्तरीय वन महोत्सव के कार्यक्रम को भी मुख्यमंत्री गहलोत संबोधित करेंगे। इसके अलावा उम्मेद स्टेडियम में बाईजी का तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य, शहरी सीवरेज कार्य का शिलान्यास समारोह भी होगा, जिसमें भी सीएम शामिल होंगे और शाम 4 बजे मुख्यमंत्री होटल लेक व्यू में कार्यकर्ता सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे।